नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़ीनिया शर्जील की कलम से लिखा गया नावल जो कि बनी बेस पर है, खून बहा पर लिखा गया है। ये नावल थोड़ा सा बोल्ड और रोमांटिक है। आपने नावल सुनकर अपनी अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स पर लाजमी देनी है ताकि हमारे राइटर की हौसला अफजाई हो और वो और अच्छे अच्छे नावल्स हमें दें। चलते हैं नावल की जानिब। क्या मैं कोई शुगर की मरीज़ा दिख रही हूँ? तेरे को जो ये फीकी चाय लेकर आई है मेरे लिए। रुबाब अपना बैग समेत सरदारों की हवेली में दाखिल हुई तो उसके कानों में पहले थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और बाद में नुस्वानी आवाज़, मगर करख्त लहजे में जुमला अदा किया गया। रुबाब के कदम वहीं थम गए। सामने हाल में बड़े से झूले पर एक ज़ईफ़ खातून अपनी मुलाजमा पर गुस्सा उतार रही थी। ए लड़की, वहाँ क्यों रख गई है? यहाँ आ। कुबरा खातून की नज़र रुबाब पर पड़ी तो वह करख्त लहजे में उससे गोया हुई। उनको देखकर रुबाब की जान खुश्क होने लगी। यकीनन वो खातून ज़रियाब खान की अम्मा हजूर थी, जिनकी तबीयत में सख्ती के बारे में वो ज़रियाब खान ने उसे बातों बातों में कई बार बताया था। रुबाब छोटे छोटे कदम उठाती हुई कुबरा खातून के पास पहुंची। नाम क्या है तेरा? कुबरा खातून ने एक नज़र रुबाब के झुके सर पर डाली और फिर उसके हाथों में मौजूद बैग पर। रुबाब। खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरकर तर्क करती हुई रुबाब मुश्किल बोल पाई। कुबरा खातून झूले से उठकर उसके सामने आई। तेरी वजह से मेरे ज़रियाब ने अपने सीने पर गोली खाई है, मार डालूंगी तुझे मैं। कुबरा खातून ने बोलने के साथ ही ज़ोरदार तमाचा रुबाब के गाल पर मारा, जिससे उसको अपना दिमाग सुन्न होता हुआ लगा, मगर वो रुबाब के मुंह पर पड़ने वाला एक तमाचा नहीं था। कुबरा खातून ने रुबाब के बालों को मुट्ठी में जकड़कर पै दर पै उसके मुंह पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। शोर की आवाज़ सुनकर ज़री अपने कमरे से बाहर निकली। सामने का मंजर देखकर वो सूरत हाल समझ चुकी थी। कुबरा खातून का हाथ रोकने की गुस्ताखी वो हरगिज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए दौड़ती हुई सरदार अकबर खान के कमरे में जाकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह करने लगी। शोहर की आवाज़ सुनकर कुबरा खातून का हाथ रुका तो रुबाब फर्श पर बैठती हुई रोने लगी। उसके पूरे बाल बिखर चुके थे, दुपट्टा फर्श पर पड़ा था, दोनों गाल सुर्ख हो रहे थे। ज़रीन उसकी हालत के पेश नज़र पानी का भरा गिलास उसके पास लेकर आई और फर्श पर उसके पास बैठकर उसे पानी पिलाने लगी। मेरा ज़रियाब इस लड़की की वजह से अपनी जान से गया है, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। कुबरा खातून सरदार अकबर खान के सामने आकर गुस्से में बोली। इसने जान नहीं ली तुम्हारे बेटे की, नादान औरत। ये बीवी है ज़रियाब खान की, इस हवेली की इज्जत। उसके पास निशानी मौजूद है हमारे ज़रियाब की। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा, हाथ लगाना तो दूर की बात। ज़री बच्चे से कमरे में ले जाओ। सरदार अकबर खान ने अपनी बीवी को तंबी करने के बाद ज़रीन को मुखातिब किया। ज़रियाब खान को दफनाने के बाद ज़रीन इस्माइल खान को ज़रियाब खान और रुबाब के ताल्लुक़ की हकीकत से आगाह कर चुकी थी। क्या कर दिया आपने बाबा साईं? मेरा इंतज़ार तो किया होता आपने। ऐसे कैसे रुबाब को उन लोगों के कहने पर उनके हवाले कर दिया? न जाने वो क्या सलूक करेंगे अब उसके साथ। शमरोज़ जतोई आज ही हवेली पहुंचा था। उसे तबीयत ख़राबी की वजह से रुबाब के बारे में इतला नहीं दी गई थी, और जब आज उसे हकीकत मालूम हुई तो वो शमशीर जतोई के सामने एतराज़ करता हुआ बोला, वो जो भी सलूक करे उसके साथ वो उसी की मुस्तहिक होगी। तुमने ये नहीं देखा उसने हमारे साथ क्या किया? किस तरह हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। पगड़ी उछालने चली थी हमारे ही दुश्मन के साथ भागकर। फिरोज़ जतोई कमरे में दाखिल होकर शमरोज़ जतोई को देखकर बोला, वो ख़तावार थी, मैं मानता हूँ, मगर क्या ज़रूरी था कि फौरी तौर पर उसको और ख़ास कर ज़रियाब खान को इतनी सख्त सज़ा दी जाती? आराम से बैठकर सारे हक़ायक़ जानने के बाद ठंडे दिमाग से भी कोई फ़ैसला किया जा सकता था। शमरोज़ जतोई फ़िरोज़ जतोई को समझाने की गर्ज से बोला, जो मुश्किल काम था, क्योंकि उसका भाई इंसानी जान ले चुका था। यकीनन ऐसा करते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे होंगे। बद चलनी के फ़ैसले ठंडे दिमाग से नहीं किए जाते शमरोज़, और ख़ताकार सज़ा का ही मुस्तहिक होता है। तुम अपनी सोच हम पर मत थोपो। अब की बार शमशीर जतोई अपने छोटे बेटे को देखता हुआ बोला, बद चलन मत कहें उसे बाबा साईं,
निकाह किया था उसने ज़रियाब खान से। वो दोनों अपने निकाह का सबूत नहीं दे पाए, बरवक्त बदकिस्मती से। वैसे भी मैं यहाँ किसी पर अपनी सोच थोपने वाला होता ही कौन हूँ। होना तो वही होगा इस हवेली में जो आप चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ दिलावेज और परवरशा की शादियाँ इतनी जल्दी क्यों की जा रही हैं? अभी तो वो दोनों नवी जमायत की तलबा हैं। शमरोज़ जतोई को कशमाला से ये बात मालूम हुई थी तो उसे बड़ी हैरत हुई। देख तो लिया एक को पढ़ाने का अंजाम। मुझ में अब और ज़िल्लत सहने की हिम्मत नहीं है। बालग हैं दोनों बच्चियां, अच्छा है कि अपने अपने घर की हो जाएं। इस तरह उनकी भी इज्जतें महफूज रहेंगी और हमारी भी। शमशेर जतोई एक बार फिर गोया हुआ। फिरोज़ जतोई के अंदाज से लग रहा था वो बाप का ही हम ख्याल है। शमरोज़ जतोई खामोश करके शमशेर जतोई के कमरे से निकलकर जैगम के कमरे में चला आया। रुबाब के हवेली से जाने के बाद वो काफ़ी बीमार पड़ चुका था। दादी हजूर, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्लास में शफीक मुझे तंग करता है और आज उसने मुझे मारा भी था। तैमूर खान शाम में कुबरा खातून के पास आया और झूले में बैठी अखबार पढ़ती कुबरा खातून को बोलने लगा। क्या सरदार अकबर खान का पोता किसी लड़के के डर से स्कूल नहीं जाएगा? तू सरदारों की औलाद है, न डर बन। यूँ बुज़दिलों की तरह घर बैठकर इस लड़के की शिकायत लगाने के बजाय कल स्कूल जा और उसका सर फाड़ कर बोले तो मैं तेरे साथ चलूँगी स्कूल। कुबरा खातून अपने पोते को बोलते हुए अखबार तय करने लगी। वो अक्सर तैमूर खान को इसी तरह निडर और ताकतवर बनने का सबक पढ़ाती, जो जरी को सख्त नागवार गुजरता। मगर कुबरा खातून के आगे कुछ भी बोलने की गुस्ताखी नहीं कर सकती थी। ए लड़की किधर जा रही है? यहाँ। 7 महीने हो चुके थे रुबाब को यहाँ आए हुए, मगर कुबरा खातून उसको अभी तक ए लड़की कहकर मुखातिब किया करती थी। जी अम्मा हजूर। रुबाब कुबरा खातून के पास आती हुई उससे पूछने लगी। आज सुबह से ही उसे अपनी तबीयत में कुछ खराबी लग रही थी, मगर वो किसी से कुछ कहे बगैर रोज़मर्रा के काम अंजाम दे रही थी। रात की रोटी बनाई तूने? कुबरा खातून उसकी जर्द रंगत को देखते हुए पूछने लगी। वही बनाने जा रही थी। रुबाब आहिस्ता से उन्हें बताने लगी। बाद में बना ले, पहले ज़रा तेल की शीशी लेकर आ, मालिश कर मेरे सर में। कुबरा खातून उस पर हुक्म सादिर करती हुई बोली तो रुबाब आहिस्ता कदम उठाती हुई तेल की शीशी लेने चली गई। उस दिन के बाद से कुबरा खातून ने रुबाब पर हाथ तो नहीं उठाया था, मगर उसकी हालत को नज़रअंदाज करके वो उससे सख्त और मेहनत कश काम लेती, जिस पर ज़्यादातर नज़र बचाकर ज़रीन उसके हिस्से का काम कर देती। कुबरा खातून के बरअक्स घर के दूसरे अफराद रुबाब से अच्छे तरीके से पेश आते। ज़रीन की रुबाब से काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। कभी कभी वो दोनों ही घंटों ज़रियाब खान की बातें किया करती। रुबाब को अक्सर अपना भतीजा जैगम याद आता। वो तैमूर खान में उसको ढूंढती, तैमूर खान को अपने पास बुलाती, मगर वो बदतमीज़ी से रुबाब को झिड़क देता। शायद उस पर कुबरा खातून की तरबियत का असर था, या वो भी कुबरा खातून की तरह उसे सख्त नापसंद करता था। आज इत्तफाक से सरदार अकबर ख़ान और सरदार इस्माइल ख़ान दोनों ही शहर गए हुए थे। सुबह 6 बजे जब ज़रीन की आंख खुली तो उसे रुबाब के कमरे से कराहने की आवाज़ें आने लगी। जब वो रुबाब के कमरे में गई तो रुबाब बेड पर लेटी दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। रुबाब, रुबाब क्या हुआ? ज़रीन रुबाब के कमरे में उसके पास आती हुई पूछने लगी। भाभी, मैं नहीं बचूंगी, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। रुबाब तकलीफ़ में रोती हुई ज़रीन से बोली। पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी अम्मा हुजूर को बताकर ड्राइवर से कहकर तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। ज़रीन उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कुबरा खातून के कमरे में जाने लगी। अम्मा हुजूर, अम्मा हुजूर, रुबाब की तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हो रही है, मैं ड्राइवर के साथ उसे अस्पताल ले जाती हूँ। ज़रीन घबराते हुए कुबरा खातून के कमरे में आकर बोली तो वह आंखें खोलकर नींद से बेदार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अस्पताल जाने की, कोई मर्द घर पर मौजूद नहीं है। मुख्तारों को बोल दो, वो नूरी दाई को बुला लेगी। कुबरा खातून की बात सुनकर ज़रीन हैरत से उन्हें देखने लगी। अम्मा हुजूर, रुबाब की वाकई हालत बिगड़ी है, खुदारों से अस्पताल ले जाने दे, वक्त बहुत कम रह गया है। ज़रीन कुबरा खातून को देखकर उनके आगे मिन्नत करती हुई बोली। ज़री, तू मेरी नींद ख़राब कर चुकी है, अब मेरा दिमाग मत ख़राब कर। वो कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही। जाकर मुख्तारा को बोल, वो नूरी को लेकर आएगी।
अब की बार कुबरा खातून सख्त लहजे में बोली तो ज़रीन उस पत्थर दिल औरत को देखकर कमरे से बाहर निकल गई। भाभी, एक आखिरी बात मानेंगी मेरी? आधे घंटे पहले ही रुबाब ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था, मगर उसकी हालत संभलने में नहीं आ रही थी। नूरी भी डॉक्टर के पास ले जाने का मशवरा देकर खुद जा चुकी थी। तभी रुबाब ज़रीन से बोली, आखिरी बात क्यों? 1000 बातें मानूंगी, तुम बोलो तो सही। बच्ची की पैदाइश के बाद ज़रीन ने जब कुबरा खातून को दोबारा उसकी हालत बताई तो अब की बार उसने रुबाब को अस्पताल ले जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर अब रुबाब अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। हज़ारों बातों के लिए तो लंबी ज़िंदगी चाहिए होती है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रुबाब अपने बराबर में बेड पर लेटी हुई नन्ही मुन्नी सी अपनी बेटी को देखकर बोली, तुम फजूल बातें मत करो वरना मार खाओगे मुझसे। मैंने बैग तैयार कर लिया है, ड्राइवर आने वाला होगा, हम दोनों थोड़ी देर में अस्पताल चलेंगे। ज़रीन उसे डांटती हुई बोली और उसकी सुर्ख सफ़ेद बेटी, जो कि कंबल में लिपटी हुई एक नरम नाजुक गुड़िया लग रही थी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अस्पताल जाने का वक्त नहीं रहा है, ज़रियाब इंतज़ार कर रहा है मेरा, मगर मैं उनके पास जाने से पहले एक बार अपने बाबा साईं और फ़िरोज़ लाला से मिलना चाहती हूँ। गलती तो की थी ना मैंने उनका भरोसा तोड़कर। उन्हें देखकर उनसे एक बार माफ़ी मांग लूँ, फिर बेशक। प्लीज़ मेरे घर फ़ोन करके बाबा साईं और लाला को यहाँ बुलवा लें। बोलने के साथ ही रुबाब रोने लगी तो ज़रीन को भी रोना आ गया। लोगों की बेहिसी देखकर ज़रीन को रोना ही आने लगा था। सरदार अकबर ख़ान से इजाज़त मिलने के बाद रुबाब के बताए हुए नंबर पर ज़रीन ने कॉल मिलाई तो फ़ौरन फ़ोन रुबाब की भाभी कशमाला ने उठाया। रुबाब की हालत सुनने के बावजूद उसने ज़रीन को झड़क कर फ़ोन रख दिया। रुबाब के बारे में उसने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि ज़रीन रुबाब को कुछ भी बताकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो काफ़ी देर से रुबाब के कमरे में नहीं जा रही थी कि रुबाब के मुंतज़िर नज़रों को देखकर वो उसे क्या जवाब देती। तब स्कूल यूनिफॉर्म में मबलूस 10 साला बच्चा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। बेटा, कौन हो आप? किससे मिलना है? ज़रीन उस बच्चे को देखकर पूछने लगी। वो तैमूर ख़ान का दोस्त हरगिज़ नहीं था, और तैमूर ख़ान तो ख़ुद उस वक्त स्कूल में मौजूद था। ज़ैगम चतोई नाम है मेरा। क्या मैं अपनी अप्पो से मिल सकता हूँ? वो बच्चा ज़रीन से पूछने लगा तो ज़रीन मुस्कुराकर ज़ैगम को रुबाब के कमरे में ले गई और शुक्रिया अदा किया कि इस वक्त कुबरा खातून अपने कमरे में सो रही थी। मुझे मालूम है बाबा साईं या लाला में से कोई आए ना आए, मगर मेरा बेटा मेरे पास ज़रूर आएगा, अपनी अप्पो के पास। रुबाब ज़ैगम का हाथ चूमकर मुस्कुराती हुई उससे बोली। उसे हरगिज़ यकीन नहीं था उसका भतीजा उससे मिलने आ सकता है। वो खुश थी। अप्पो, आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। गुलाम बाहर ही खड़ा है। ज़ैगम रुबाब को देखकर परेशान हो गया था। उसकी अप्पो तो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही थी। वो बार बार उस नन्ही मुन्नी सी गुड़िया को भी देख रहा था जो कंबल में लिपटी हुई सो रही थी। डॉक्टर के पास जाने का वक्त ख़त्म हो गया है, बस मेरी एक बात मानना। घर जाकर बाबा साईं, फ़िरोज़ लाला और शमरोज़ लाला को बताना कि रुबाब आप लोगों को बहुत प्यार करती है और वो सब मुझे माफ़ कर दे। बताओ, कहोगे ना? रुबाब ज़ैगम का हाथ पकड़कर उससे पूछने लगी। वो अपनी अप्पो को ये नहीं बता सका कि हवेली में रुबाब का नाम तक नहीं लिया जाता, बल्कि वो खुद सुबह अपनी माँ को फ़ोन पर बातें सुनता देखकर स्कूल जाने से पहले हिम्मत करता हुआ दुश्मनों के घर चला आया था। अगर ये बात घर में किसी को मालूम हो जाती तो सख्त सज़ा दी जाती। अप्पो, ये आपकी गुड़िया है, मैं उसे छूकर देख लूँ? ज़ैगम रुबाब की बात को जवाब दिए बगैर रुबाब की तवज्जो दूसरी तरफ मंदमल करता हुआ बोला, जिस पर रुबाब ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ज़ैगम सुर्ख सफ़ेद गोल मटोल सी बच्ची को गौर से देखने लगा। अप्पो, इसका नाम क्या है? ज़ैगम नन्ही मुन्नी से गुड़िया को देखकर रुबाब से पूछने लगा। तभी कमरे में ज़रीन भी चली आई। तुम बताओ, क्या रखो इसका नाम? रुबाब बेड पर लेटी हुई अपने भतीजे से पूछने लगी, जो उसकी नन्ही मुन्नी बेटी को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। रोशाने। आप इसका नाम रोशाने रखना, और मैं इसे प्यार से रोशी कहा कहूँगा। ज़ैगम की बात सुनकर रुबाब अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। फिर उसने ज़रीन को देखा, जो मुस्कुराती हुई उसके पास आई। और रोशी आज से मेरी बेटी होगी। ज़रीन नन्ही मुन्नी रोशाने को गोद में उठाकर रुबाब से बोली। 18 साल बाद
जंगल बियाबां में वो काफ़ी देर से पैदल चलता हुआ अब थकने लगा था। बड़े बड़े कद आदम दरख्त भी सूरज की तपिश को रोकने और छांव पैदा करने के लिए नाकाफ़ी थे। पसीने से शराबूर होता हुआ वो अपना वजूद घसीटता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। धूप की तपिश उसके पूरे जिस्म को झुलसा रही थी। तब अचानक वो सामने से चलती हुई उसके पास आने लगी। वो उस लड़की को देखकर चौंका था जो इस वीरान जंगल में सब्ज रंग के आंचल से अपना चेहरा छुपाए उसके करीब आ रही थी। वो उस लड़की को देखकर वहीं रुक गया था। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही थी, सूरज अपनी तपिश का असर कम करता जा रहा था, या फिर वो खुद अपने आप किसी ठंडी छांव में खड़ा महसूस कर रहा था। उसका सारा ध्यान वो लड़की अपनी तरफ मंदमल कर चुकी थी, जिसने आंचल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो उस तरफ उसकी खूबसूरत काली गहरी आंखें देख सकता था। वो लड़की चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी। शायद बाकी का फासला उसे तय करना था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में कदम बढ़ाता हुआ उस लड़की के पास पहुंचा जो मकनातीस की ताकत रखे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस लड़की का सहर उस पर तारी हुआ जा रहा था। वो बेखुद सा उस लड़की को देखे गया। वो लड़की मुकम्मल तौर पर उसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। तब उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी कि वो लड़की उस लड़की के चेहरे से आंचल हटाकर उसका चेहरा देखे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की के चेहरे से नकाब हटाना चाहा। तभी उस जंगल में एक भयानक आवाज़ ने शोर बर्पा किया। उसने बेख्तियार मुड़कर जंगल में चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई, मगर दूर दूर तक उसे बड़े बड़े दरख्तों के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। उसने दोबारा उस लड़की की तरफ मुड़कर देखा, मगर वो लड़की अब उसके करीब नहीं बल्कि चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। उसने दोबारा उस लड़की के पास जाना चाहा, तब वो लड़की इनकार में सर हिलाती उससे मज़ीद दूर जाने लगी। आंचल से झांकती उसकी गहरी स्याह आंखें, वो उदासी को साफ महसूस कर सकता था। रुको प्लीज़, उसको एक बड़े से दरख्त की ओर में जाता देख वो बेसाख्ता बोला और भागता हुआ उस दरख्त के पास पहुंचा, मगर अब वहाँ वो लड़की मौजूद नहीं थी। उस लड़की के जाते ही एक बार फिर सूरज की तपिश उसके वजूद को झुलसाने लगी। एक बार फिर वो थकने लगा। उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की कि वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आ जाए। दूर कहीं से अजान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आंख खुलने पर उसका ख्वाब टूटा तो दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। वो कल ही हवेली पहुंचा था क्योंकि आज आरजू की सालगिरह थी। बेशक उसकी शादी हो चुकी थी, मगर उसे मालूम था आरजू उसका इंतज़ार कर रही होगी। रात में वफ़ा से मोबाइल पर बात करते करते उसकी आंख लग गई थी। वो बेड पर लेटा हुआ अभी भी अपने ख्वाब के बारे में सोच रहा था। तबले की थाप पर नाचते थिरकते वजूद को नशीली आंखों से देखने के बाद वो उठकर बाहर बैठे ड्राइवर को चलने का इशारा करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। चंद दिनों पहले ही उसे उसके दोस्तों ने यहाँ का रास्ता दिखाया था, और शराब की आदत तो न जाने कितनी पुरानी थी ये उसे खुद भी याद नहीं था। अलबत्ता मीना बाई के यहाँ अपना शर्फ बख्शने के बावजूद उसने फ़िलहाल अपना रुझान नाचने गाने वालियों तक ही रखा था। उससे आगे वो खुद नहीं बढ़ा था। खान घर आ गया है। ड्राइवर के बोलने पर तैमूर खान ने अपनी बंद आंखें खोली और ड्राइवर को देखता हुआ गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अमूमन 10 बजे तक सब अपने अपने कमरों में सो चुके होते। तैमूर खान अपने कमरे में जाने से पहले रोशाने के कमरे का बंद दरवाज़ा देखने लगा। दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी पता दे रही थी कि वो अभी तक जाग रही है। तैमूर खान के कदम खुद ब खुद रोशाने के कमरे की तरफ बढ़े। बंद रजिस्टर पर कलम रखती हुई वो कुफ्त भरी नज़रों से दूध से भरा ग्लास देखने लगी। दूध पीने से उसे जितनी चिढ़ थी, ज़रीन उसे बिला नागा रोज़ सोने से पहले दूध का भरा ग्लास पीने के लिए देती। यह सिलसिला उसके शहर जाने पर तर्क हो चुका था, मगर जब वो छुट्टी पर हवेली आती, ज़रीन उसे दूध से भरा ग्लास देना नहीं भूलती। दूध के गिलास से उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो इतनी देर तक जागने की आती नहीं थी, मगर आज ही उसे असाइनमेंट मुकम्मल करना था, क्योंकि कल सुबह उसे ड्राइवर के साथ शहर निकलना था। बाय रोड आराम से 4 से 5 घंटे लग जाते।
उसके बाद उसे कॉलेज जाकर अपना असाइनमेंट जमा करवाना था। कभी कभी वो अपनी ज़ात के बारे में सोचती तो उसे शदीद हैरत होती। इतना सब्र और इतनी बर्दाश्त का मादा आखिर उसमें कहाँ से आया था? शायद अपनी ममा से। ताइमा ज़रीन उसे रुबाब के बारे में यही बताती थी कि उसकी मामा बहुत साबिर औरत थी जो उसको पैदा करने के चंद घंटे बाद दुनिया से चली गई थी। रोशाने ने कभी इतनी मामा को नहीं देखा था। बकौल ज़रीन के वो खुद हू बहू बनी बनाई अपनी मामा जैसी थी। बेशक माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन ज़रीन ने उसे माँ बनकर पाला था और जवान किया था। सरदार इस्माइल ख़ान भी उससे मोहब्बत करता था, मगर बरमला मोहब्बत जताता नहीं था, जबकि उसकी दादी हजूर कुबरा खातून बचपन से ही उसको आंखों में रखती और डांट फटकार करती। उनका सारा प्यार अपने पोते तैमूर ख़ान के लिए था। सरदार अकबर ख़ान उससे मोहब्बत करते थे, मगर जब वो 8 वर्ष की थी तो वह इंतकाल कर चुके थे। अलबत्ता साले से उसकी खूब दोस्ती थी, मगर फिर भी वो उसकी जैसी दलेर नहीं थी। अपनी माँ के रिश्तेदारों से वो कभी नहीं मिली थी, ना ही उसने किसी को देखा था। रोशाने को बचपन से ही मालूम था उसका ननियाल उसके ख़ानदान का दुश्मन कबीला है। कुबरा खातून के बाद एक तैमूर ख़ान था जिससे वो डरती थी, या जो बचपन से ही उसे खौफज़दा रखता था। बल्कि साल भर पहले तो वो उससे और भी ज़्यादा अपनी बातों से डराने लगा था। उसकी अजीब अजीब सी बातें और बहकी हुई नज़रें रोशाने को खौफ में मुब्तला रखती। वो चाहकर भी ये बात ज़रीन या ज़ालिर से शेयर नहीं कर सकी थी। इसी वजह से उसने एक दिन सरदार इस्माइल ख़ान से हिम्मत करके शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त मांगी। कुबरा खातून की मुखालफत के बावजूद सरदार इस्माइल ख़ान ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया और उसका शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन करवाया। रिहाइश के लिए हॉस्टल उसके लिए मुंतखब किया गया। जिस दिन उसे कॉलेज के लिए शहर जाना था, रोशाने बहुत खुश थी। उस रात तैमूर ख़ान उसके कमरे में आया था और उससे अच्छी तरह बाबर करवाया था। वो कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बनाएगी, ना ही किसी से ज़्यादा बातें करेगी। दरवाजे की दस्तक पर रोशाने की सोचों का तसलसल टूटा। इस वक्त कौन हो सकता है? रोशाने ने सोचती हुई बेड से उठी और दुपट्टा ओढ़ती हुई दरवाज़ा खोलने लगी, मगर सामने तैमूर ख़ान को खड़ा देखकर वो चौंक गई। तैमूर ख़ान पूरा दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। रोशाने ने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा। दरवाज़ा बंद कर दो। तैमूर ख़ान बेड पर लेटता हुआ रोशाने को देखकर बोला। वो तैमूर ख़ान को देखने लगी, मगर तैमूर ख़ान के गुस्से में आंखें दिखाने पर वो कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद करने लगी। यहाँ आओ। तैमूर ख़ान ने दूसरा हुक्म सादर किया। भले रोशाने उसका हुक्म कैसे टाल सकती थी? कुबरा खातून ने बचपन से ही उसे तैमूर ख़ान की हर बात मानने को कहा था। रोशाने छोटे छोटे कदम उठाती हुई बेड के करीब आई। जूते उतारो मेरे। बेड पर रखे हुए नोट्स को देखता हुआ रोशाने से बोला। तैमूर ख़ान की आवाज़ पर रोशाने खामोशी से उसके पैर से जूते उतारने लगी। ये काम उसे अजीब नहीं लगा था, क्योंकि ये काम उसने पहली बार नहीं किया था। वो बचपन से ही रोशाने से अपने जूते उतरवाया करता। रोशाने ने जूते उतारकर फर्श पर रखे, जब तैमूर ख़ान ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास आने के लिए कहा। रोशाने ने खौफज़दा होकर तैमूर ख़ान को देखने लगी। उसके चेहरे पर खौफ देखकर तैमूर ख़ान के लबों पर मुस्कुराहट आई। यही वो खौफ था जो बचपन से वो रोशाने की आंखों में देखता आया था और हमेशा देखना चाहता था। वो चाहता था रोशाने उससे सारी ज़िंदगी इसी तरह खौफज़दा रहे। समझ में नहीं आया? तुम्हें पास बुला रहा हूँ मैं, यहाँ आओ। अब की बार तैमूर ख़ान ने आंखें दिखाकर घुर्राते हुए कहा। रोशाने मरे कदमों से चलती हुई उसके पास आई। तैमूर ख़ान ने रोशाने के हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया तो रोशाने मज़ीद सहम गई। कल रात जब मैंने तुम्हें सबके सोने के बाद अपने कमरे में आने का हुक्म दिया था तो क्यों नहीं आई थी मेरे कमरे में? वो बेड पर लेटा हुआ दुपट्टे समेत रोशाने के बाल मुट्ठी में जकड़कर रोशाने का चेहरा अपने करीब लाकर उससे पूछने लगा। खान प्लीज़। तैमूर के मुंह से आती शराब की बदबू से रोशाने को कह का एहसास होने लगा। वो अपने बालों को तैमूर ख़ान के हाथ की मुट्ठी से आज़ाद करवाती हुई पीछे हटकर बोली। खान की बच्ची, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। क्या लग रहा है तुझे?
पढ़ने लिखने के बहाने शहर जाकर तुम मुझसे बच जाएगी? छोड़ूंगा मैं तुझे? बोल, ले जाऊं तुझे उसी वक्त अपने कमरे में उठाकर? कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? बोल। तैमूर खान शराब के नशे में गुस्से में बोलता हुआ बेड से उठकर बैठा। रोशाने के बालों को दोबारा मुट्ठी में जकड़कर वो उस पर झुकने लगा तो रोशाने पीछे सरकती हुई बेड पर गिर गई। मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका खान। मेरी क्या औकात है भला? खुदारा मेरे पर रहम करें। वो रोती हुई उसके आगे हाथ जोड़कर बोली। पहले वो रोशाने को सिर्फ अपनी बातों से डराता था, मगर आज तो शराब के नशे ने हद ही कर चुका था। अपना और मेरा नाम क्यों मिटाया इस किताब से? शायद उसे रोशाने पर तरस आ गया था, तभी उसे बिठाकर उसके नोट्स सामने रखता हुआ पूछने लगा। पहली बार जब वो छुट्टियों पर हवेली आई थी तब तैमूर खान ने उसके नोट्स पर अपना और रोशाने का नाम लिखा था, जो कि बाद में रोशाने ने मिटा दिया था। वो कभी आगे ज़िंदगी में अपने नाम के साथ तैमूर खान के नाम को देखना नहीं चाहती थी। मैं दोबारा लिख देती हूँ। रोशाने ने उसके गज़ब से बचने के लिए खौफज़दा होकर बोली। जल्दी से कलम उठाकर रोती हुई अपना और तैमूर खान का नाम लिखने लगी। जब उसने अपना और तैमूर खान का नाम लिखा तो तैमूर खान ने उसके हाथ से कलम लेकर सख्ती से दूसरे हाथ से रोशाने का मुंह दबोचा। खान के अलावा किसी दूसरे का ख्याल तक अपने दिमाग में मत लाना रोशाने। तैमूर खान का ही नाम तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अब तुम्हें उसी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तैमूर खान एक बार फिर उसे बाबर करवाता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। रोशाने ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया और शुक्र अदा करने लगी कि तैमूर खान वहाँ से चला गया। अब उसे नींद कहाँ ही आनी थी। वो बेड पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी ताकि शहर के लिए निकल सके। वापस जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैगम बैग में अपने कपड़े रख रहा था। कशमाला की आवाज़ पर पलटकर उसे देखने लगा, जो उसके कमरे में आती हुई उसे पूछ रही थी। जी माँ, कल सुबह 6 बजे शहर के लिए निकलूँगा। 9 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा। शाम तक ही घर पहुँचना होगा। ज़ैगम अपने कपड़े बैग में रखता हुआ कुशमाला को अपना प्रोग्राम बताने लगा। पूरे 4 माह बाद चक्कर लगाया है तूने, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अभी तो तुझे देखकर मेरा दिल भी नहीं भरा था और तू जाने की लग गई। कशमाला उसके पास बेड पर बैठी हुई उदासी से बोली। ज़ैगम अपना आखिरी ड्रेस बैग ने रखकर बैग की जिप बंद करता हुआ बोला। आरजू की सालगिरह थी, तभी यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया। महीने बाद दोबारा चक्कर लगाऊंगा तो पूरा हफ्ता रुकूंगा आपके पास। बैग को एक साइड पर रखकर ज़ैगम कशमाला का उदास चेहरा देखता हुआ बोला। सही तो ये था कि शहमरोज़ जदोई और उसे अपना ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था और कुछ स्टाफ भी चेंज किया था, इसलिए वो दोनों ही चंद महीनों से काफ़ी मसरूफ़ हो गए थे। रमशा को भी शमरोज़ से मसरूफ़ होने की शिकायत रहने लगी थी। ये गोली किसी और को दे, मैं माँ हूँ तेरी, खूब जानती हूँ तुझे। अब तू 2 महीने से पहले अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। कशमाला नाराज़ नज़रों से ज़ैगम को देखती हुई बोली। उसकी बात सुनकर ज़ैगम ने बेसाख्ता कहका लगाया। नहीं, गोली तो मैं पिछली बार देकर गया था, अब की बार बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बल्कि चाचू भी इस बार आने का कह रहे थे मेरे साथ। ज़ैगम की बात पर कशमाला ने अपना सर झटका। वो तेरी चची आने देगी? उसे 1.5 साल देगी? 1.5 साल हो गया उसे यहाँ आए हुए। न जाने कैसी औरत मिली है। अपने शोहर को तो काबू में किया ही था, अब मेरा बेटा भी उसी का होकर रह गया। अपनी माँ से तो तुझे प्यार है ही नहीं ज़ैगम। शायद वो बहुत महीनों बाद उसे देख रही थी और नहीं चाहती थी कि ज़ैगम इतनी जल्दी वापस जाए, इसलिए उससे शिकवे पर शिकवे किए जा रही थी। शमरोज़ जतोई ने 12 साल पहले रमशा नामी लड़के से शादी की थी, जो कि सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। शमरोज़ के 2 बच्चे असद और वफा थे। ज़ैगम भी 10 साल से अब उन्हीं के साथ रिहाइश पजीर था। महीने बाद ही उसका चक्कर लगता। उसकी अपनी चच्ची से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, साथ ही असद और वफा भी उसके काफ़ी अटैच थे। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? चाचू और मैं भला किस औरत के काबू में आने वाली शय लगते हैं? आपको चच्ची बेचारी चाचू को क्या काबू करेगी? उनसे ज़्यादा तो नरम मिजाज खातून शायद ही मैंने अपनी लाइफ में देखी हो। आप माँ हैं मेरी, मुझे पैदा किया है आपने। मैं आपसे ज़्यादा भला किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ?
ज़ैगम कशमाला की आंखों में उदासी देखता हुआ उसके कंधे के गिर्द बाजू हायल करता हुआ कशमाला से पूछने लगा, अपनी उप्फो से तो तुझे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत थी। उसके लिए यूँ छोटी सी उम्र में दुश्मनों की हवेली पहुंच गया था उससे मिलने के लिए। वो अभी भी ज़िंदा होती तो मुझको पूरा यकीन था तो मुझसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करता। कशमाला की बात सुनकर ज़ैगम एकदम खामोश हो गया। आप आराम करें, मुझे काम है थोड़ा ऑफिस का। कशमाला के पास से उठकर वो अपना लैपटॉप लेता हुआ वो सोफे पर जाकर बैठ गया। हाँ मालूम है मुझे, उसका नाम लूँगी तो तेरा मुंह ही बनेगा और दिल उदास हो जाएगा। न जाने मरने से पहले क्या बोल के लाजमी कान भरे होंगे उसने मेरे खिलाफ। कशमाला ज़ैगम को देखती हुई बोली, अम्मा प्लीज़ आप यहाँ से जा रही हैं या फिर मैं चला जाऊँ? ज़ैगम एकदम गुस्से में बुलंद आवाज़ से बोला। कशमाला उसकी आंखों में गुस्सा और लहजे में सख्ती देकर खामोशी से कमरे से निकल गई। यही वजह थी वो रुबाब की मौत भी उसके अंदर से करवाहट कम नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ ज़ैगम लैपटॉप सोफे पर रखकर सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया।